नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। लेक्चर नंबर है हमारा 18th लेक्चर है, जिसमें कि हम लोग करंट अफेयर की कुछ और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पीसीएस की जो परीक्षा है उसके लिए 12 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है, लगभग आपके पास 6 से 7 दिन है। इन 6 से 7 में धुआंधार करंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और कल है रविवार से आप लोगों को लाइव अब डायरेक्टली 1 हफ्ते तक मिलना शुरू हो जाएगा। उस लाइव में कुछ भी नहीं बचेगा, आपको रिवीजन अच्छे से कर लेंगे आप लोग। और साथ में कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर आते रहेंगे साथ में लाइव के बाद। जैसे कि बड़ी स्कीम्स हो गई, 5 वर्ष की जितनी बड़ी स्कीमें हैं सेंटर की और स्टेट की, वो कराने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज सेंटर और स्टेट की एक आइडियोलॉजिकल सरकार है, तो लगभग वहाँ से क्वेश्चन बोरो होकर आ सकते हैं, तो वहाँ से एलिमिनेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा। 30 से 32 करंट अफेयर आप लोगों के लिए बिल्कुल परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे अगर आप इसमें से 22 से 25 क्वेश्चन सही कर लेते हैं। तो 100 पूरे में से पूरे करंट अफेयर सॉल्व कर लेना 100% बहुत बड़ी एक्यूरेसी चाहिए होती है, जो कि आसान नहीं होती है। लेकिन 150 क्वेश्चनों में से अगर आप 85 क्वेश्चन भी नेगेटिव के बाद अगर सही करते हैं, तो हर बार आप मेंस में लगभग परीक्षा में बैठेंगे। जैसा कि अगर पिछले 3-4 वर्षों का अगर हम पेपर का स्तर देखें, तो उसके अनुसार आपको मैं कहूँगा 150 में से लगभग आपको 115 से 120 क्वेश्चन ही करने होते हैं एक्यूरेसी के साथ। ज़्यादा 30-35 क्वेश्चन आपको हमेशा टफ लगेंगे, वो छोड़ने होते हैं। ठीक, चलिए फटाफट चीज़ों को शुरू करते हैं। और पहला पॉइंट क्या है? स्वदेश। आज के इस करंट में हम लोग देखेंगे कुछ एनवायरमेंटल क्वेश्चंस प्लस कुछ पर्सनल न्यूज़, है ना, कुछ व्यक्ति विशेष का। स्वदेश क्या है? ये बेसिकली भारत सरकार का अपने आप में पहला एक डेटाबेस कलेक्शन सेंटर है ब्रेन मैपिंग का, है ना। जो मस्तिष्क के जो विकार होते हैं, मस्तिष्क से संबंधित, दिमाग से संबंधित, ब्रेन से संबंधित जो विकार होते हैं, उनको किस प्रकार ठीक किया जाए, उनके ऊपर फर्दर रिसर्च करने के लिए कि स्वदेश नाम का एक लार्ज स्केल मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस तैयार किया गया है। इसको किसके द्वारा तैयार किया गया है? डीबीटी एनवीआरसी नाम की जो संस्था है गुरुग्राम, इसके द्वारा तैयार किया गया। और इसका लक्ष्य है कि जो मस्तिष्क संबंधी विकार होते हैं, समस्याएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, उसको किस प्रकार से लड़ा जाए, उसके लिए रिसर्च सेंटर है एक प्रकार से। तो ब्रेन मैपिंग होती है ना, इंपॉर्टेंट है स्वदेश नाम से, भाई इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व मलेरिया रिपोर्ट, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट पेपर में आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली। वर्ल्ड मलेरिया, विश्व में, देखिए मलेरिया आप लोगों को, जो शहरों में लोग रहते हैं, उन्हें बहुत मामूली सी बीमारी लगती होगी, लेकिन सच ये है कि 6.25 लाख लोगों ने पिछले साल में भी जान गंवाई है। 2020-21 में 6,27,000 लोगों ने दुनिया में जान गंवाई है इससे। WHO के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि दुनिया के जो मलेरिया के आंकड़े हैं, उसमें से 95% मलेरिया के आंकड़े जो हैं वो आपको मिलते हैं अफ्रीकन इलाकों से। ठीक है, भारत में भी काफ़ी ज़्यादा मलेरिया होता है, अभी मृत्यु भी होती है, अफसोस की बात है। पूरे वैश्विक स्तर पे जो मलेरिया का जो मोर्टेलिटी रेशो है वो 1.7% है। ठीक है, लगभग कोविड के बराबर। इंडिया में मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर 1.2 है, मतलब हर 100 में से 1.2 व्यक्ति जिसको मलेरिया होता है उसकी मृत्यु होने की संभावना बनी रहती है भारत में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये रिपोर्ट कब आई थी? 9 दिसंबर 2021 को, तो इससे आपको ध्यान देना होगा। अब इसमें आपको पता है कि भारत की जो पड़ोसी है चाइना, वो इससे फ्री हो चुका है। भारत ने भी मलेरिया को एलिमिनेट करने का, इरेडिकेट करने का, उन्मूलन करने का लक्ष्य शुरू किया 2015 में। ठीक है, जिसमें भारत ने टारगेट रखा कि 2027 तक हम मलेरिया फ्री हो जाएंगे और 2030 तक हम मलेरिया को इरेडिकेट कर देंगे बिल्कुल अपने ज़मीन से। तो ये 2 टारगेट आपको याद रखने हैं। ठीक है, भारत से रिलेटेड टारगेट क्या क्या हैं? 2027 तक फ्री फ्रॉम मलेरिया और 2030 तक हम उसको उन्मूलन कर दें। ठीक, तो इसको ध्यान देना होगा आपको, इंपॉर्टेंट है। अभी चाइना इससे फ्री हुआ है, 7 के करीब देश है जो इससे फ्री हो चुके हैं। नेक्स्ट, देश में पहला, ये क्वेश्चन, आईवीएफ की तकनीक से, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोसेस होता है, आईवीएफ की तकनीक से पहली बार भैंस का जो बच्चा है ना, वो उसको जन्म दिलवाया गया है आईवीएफ के द्वारा। आईवीएफ तकनीक यूज़ करके भारत में पहली बार भैंस का बछड़ा ने जन्म लिया, जिसका नाम क्या रखा गया है? बन्नी। क्या पता है, लोग पूछ लें, पहले खूब ही पूछते थे 3-4 साल पहले। आजकल वैसे ऐसे क्वेश्चन कम पूछ रहे हैं लोग, फिर भी पूछ सकते हैं, है ना, क्यों रिस्क लें। नेक्स्ट, मॉस्क्यूरिक्स या मॉस्क्यूरियस, ये वैसे इसमें मॉस्क्यूरियस लिखा हुआ है, आप गूगल करेंगे तो मॉस्क्यूरिक्स मिलेगा। मलेरिया के ऊपर पहली दवा जिसको कि WHO ने मान्यता प्रदान की है, और जिस दवा का अब बहुत सारे अफ्रीकी देशों में
इम्प्लीमेंटेशन होगा उसको पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे ट्रायल के लिए इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। जैसे कोविड की वैक्सीन थी, तो मलेरिया की ये पहली वैक्सीन है, दुनिया की फर्स्ट एंटी मलेरिया वैक्सीन है जो कि WHO ने अप्रूव कर दी है, और इसको अफ्रीकन रीजन में अब इसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, क्या है, मॉस्क्यूरियस या मॉस्क्यूरियस, ठीक है, ध्यान देना आपको, मलेरिया से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट आपको पता है चीन मलेरिया से फ्री हो चुका है। भारत ने 2015 में मलेरिया इरेडिकेशन का कार्यक्रम शुरू किया था। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं लोग। नेक्स्ट, देश का पहला सीवीड पार्क कहाँ है? सीवीड, वीड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़, नशीली चीज़, लेकिन इसमें कूड़ा, खरपतवार, नशीली चीज़ नहीं, खरपतवार, खरपतवार है ना, तो समुद्री खरपतवार की बात हो रही है, जो लाल नीली हरी जो शैवाल जो एल्गी दिखती है ना, उसको सीवीड कहा जाता है। और ये ना एडिबल होती हैं, ये खाने योग्य होती हैं, ऑयल कंटेंट भी होता है इनमें, है ना। तो इसके लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार किया गया है ना, विशेष आर्थिक क्षेत्र तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। देश का पहला ये सीवीड पार्क बनने जा रहा है। पार्क का मतलब क्या होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पे उसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड ही इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होती हैं। तो देश का पहला सीवीड पार्क कहाँ इस्टेब्लिश होगा? तमिलनाडु में। इसके अंतर्गत जो समुद्र के अंदर की जो एल्गी है, काई है, शैवाल है, उसका यूज़ करना है खाद्यान्न के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहली बार केरल वो राज्य हुआ है जो कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर कंसेप्ट के ऊपर काम करने जा रहा है। मतलब अब वो ऐसी कृषि पे ध्यान देगा जिससे कि कार्बन का उत्सर्जन शून्य हो, मतलब या प्लस माइनस करके जीरो हो जाए, मतलब कार्बन का उत्सर्जन शून्य रहे, न्यूट्रल रहे, है ना। इस प्रकार से उस एग्रीकल्चर स्थिति में अब कार्य करने की कोशिश करेगा। तो देश का पहला राज्य केरल जो कि कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर के पथ पे चलने लगा है। इसको ऑर्गेनिक से मिक्स मत करिएगा। नेक्स्ट, मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी 2013 में हुआ था, आपको पता है। मिनीमाता जगह का नाम है जापान में, और मिनीमाता बे बेसिकली बंगाली खाड़ी में। वहीं पहली बार पारे से होने वाली समस्याएं मिली थी, जो मछलियों में पारा चला जाता है और फिर वहाँ पे डिजीज़ होने लगी, फिर उसी डिजीज़ को मिनीमाता बोला गया, है ना। तो इस प्रकार पारे का किस प्रकार से जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मरकरी जिसे बोलते हैं, इसको किस प्रकार से रोका जा सके, इसके यूज़ को किस प्रकार से रैशनलाइज किया जा सके, किस प्रकार से इस प्रकार यूज़ किया जाए जिससे इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ह्यूमन पे ना पड़े, इसके लिए कन्वेंशन हुआ था। जिसकी चौथा जो कन्वेंशन है, चौथी जो बैठक है, वो भी हाल ही में बाली, इंडोनेशिया के शहर बाली में समिट संपन्न हुआ। ये COP 24 था, ये कन्वेंशन ऑफ पार्टीज होती है जो इसकी बैठकें होती हैं, है ना। क्लियर है, इसी को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डीप ओशन मिशन, भारत सरकार का ये पहली बार, है ना, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसके द्वारा भारत सरकार ने डीप या गहरा सागर मिशन जो शुरू किया है, डीप ओशन मिशन शुरू किया है। इसका लक्ष्य क्या है? जो समुद्र के अंदर गहराइयों में जो संपदाएं हैं उसका किस प्रकार से उपयोग करके हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर सकें, है ना। भारत, ये जो प्रधानमंत्री की मत्स्य संपदा योजना है, इसके तहत इसको शुरू किया गया है। इस मिशन का लक्ष्य है कि 5 वर्षों में हम अपने जो ब्लू इकोनॉमी है ना, नीली अर्थव्यवस्था है, मत्स्य उत्पादन जो है, इसको $100 बिलियन तक हम ले जा सकें, है ना। और इसके लिए ये डीप ओशन मिशन का लक्ष्य का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत जो पहला फेज इसका शुरू हो रहा है 2021 से 2024 के बीच में पहला फेज इसका रहेगा। ओवरऑल ये मिशन 2021 से 2026 के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट, 2021 से लेकर 2030 का जो डेकेड है, जो दशक है, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया गया। मतलब ये SDG गोल्स के तहत जो ओशनिक साइंस का ईयर घोषित किया गया है, महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया गया कि इसको 2021 से लेकर 2030 के इस काल को। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला OECM साइट कौन सी है? OECM, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड मेजर। ये कुछ ऐसी साइट होती हैं इसके अंतर्गत जो कि जारी करता है एक संस्था IUCN। आपको पता है IUCN वही संस्था है जो रेड डेटा बुक जारी करता है ना, जो अलग अलग प्रजातियों में कौन सी प्रजाति विलुप्त हो रही है इसके बारे में जो जानकारी देता है ना। रेड डेटा बुक स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी ये लोग कैटेगराइज में करके कुछ स्थानों को OECM साइट घोषित करते हैं जो कि आर्द्रभूमि की जैसी होती हैं और जिसका पर्यावरण के लिए बहुत महत्व होता है ना। उस एक प्रकार से आर्द्रभूमि जैसा ही लगा लीजिए। ये बहुत बड़ी लेक, यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटिकल इलाका मिलेगा, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक, देखना होगा, ये अपने आप में पहला है ये।
एक और, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क देश का पहला OECM साइट है। नेक्स्ट, खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य लेटेस्ट हमारे आर्द्रभूमि हैं जो शामिल हो गई हैं। अभी 2 फरवरी को जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस होता है उस दिन इन 2 हमारे और वेटलैंड को, इन आर्द्रभूमियों को रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया। अब भारत में टोटल रामसर साइट्स क्या हो गई, 49 हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी हो गई हैं, 10। जो खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य है यह है जामनगर गुजरात में, और बखीरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है संत कबीर नगर में। ठीक है, बहुत बड़ा ये वेटलैंड है। इनको अब रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट्स के रूप में स्थापित किया गया। वो आर्द्रभूमियाँ जो कि रामसर कन्वेंशन जो कि 1971 में हुआ था, जिसका लक्ष्य था जो आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना, तो उस रामसर कन्वेंशन के पैमाने पे जो आर्द्रभूमियाँ खरी उतरती हैं, है ना, उनको शामिल कर लिया जाता है। इसका लक्ष्य होता है कि इन जगहों को संरक्षित करके रखा जाए। तो भारत में भैया टोटल हो गई 49, साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा यही है। ठीक है, नेक्स्ट, काजू वैली वेटलैंड, ये कहाँ पे है, अभी हाल ही में चर्चा में है। काजू वैली वेटलैंड है तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो क्यों चर्चा में है, क्योंकि इसको अभी हाल ही में बर्ड सेंचुरी का दर्जा दिया गया है। तमिलनाडु का 16वीं पक्षी अभ्यारण्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो जरूर जुड़िए, इस चैनल के नाम से सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स सब कुछ अवेलेबल है, पढ़ते जाइए, लगाते जाइए। आखिरी के 1 हफ्ते में आप क्या कर रहे हैं ये ज़्यादा मैटर करता है। पिछले 2-3 महीनों में आपने क्या किया है ये मैटर तो करता ही, इसके साथ साथ आखिरी का हफ्ता, आखिरी का जो पूरा महीना होता है इनफैक्ट वो ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। राजीव कुमार, नाम याद रखिएगा, नए मुख्य चुनाव आयुक्त, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है भाई, इससे पहले क्या था, ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए। किसको रिप्लेस किया है, सुशील चंद्रा को इन्होंने रिप्लेस किया है, ध्यान देना है। नेक्स्ट, पंडित शिव कुमार शर्मा, एक संतूर वादक जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। पंडित शिव कुमार जो शर्मा जी हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, घुंघराले बाल, ठीक, संतूर वादक थे। 1991 में इनको पद्मश्री मिला, 2001 में पद्म विभूषण मिला था। ध्यान दीजिएगा, पेपर में ये भी पूछ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर सुमन बेरी, नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन। किसको रिप्लेस किया, जब राजीव कुमार जी वहाँ गए, डॉक्टर राजीव कुमार कहाँ पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उनकी जगह किसने ली, डॉक्टर सुमन बेरी ने। ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, जो एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, नीति आयोग के प्लानिंग कमीशन की जगह इसको लाया गया था 2015 में। नेक्स्ट, जनरल मनोज सी पांडे, भारत के नए थल सेना प्रमुख। जनरल नरवणे के रिटायर होने के बाद मनोज सी पांडे जी भारत के नए सेनाध्यक्ष। ध्यान देना, आएंगे ये क्वेश्चन यार, इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, जिया राय, दुनिया की सबसे कम उम्र की स्विमर, 13 वर्ष की, जिन्होंने पाक जलडमरू जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो है धनुषकोडी भारत से सीमा शुरू होकर श्रीलंका तक जाता है, ये 29 किलोमीटर का स्ट्रेच है पूरा, उसको तैरा है इन्होंने। ठीक है ना, तो सबसे यंगेस्ट स्विमर हैं जिया राय, जिन्होंने पाक जलडमरू मध्य को तैर लिया। ठीक, 13 साल की उम्र बाद। बिरजू महाराज जी का निधन हो गया, कथक डांसर थे, बहुत प्रसिद्ध लखनऊ घराने के जो कालका बिंदादिन घराना था उससे रिलेटेड थे बिरजू महाराज, लक्ष्मू महाराज, है ना, वही परिवार था। बहुत ही फेमस कथक के एक प्रकार से आइकन माने जाते हैं, है ना, इनका भी निधन हो गया था। नेक्स्ट, मन्नू भंडारी, हिंदी लेखिका, हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई थी। जो हमारा वो कौन था जो बंटी से रिलेटेड उनकी कृति थी, बहुत फेमस है, हमारा प्यारा बंटी, ऐसे कुछ था ना, बहुत फेमस लेखिका थी मन्नू भंडारी जी, इनका भी निधन हो गया था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है तरुण कपूर, प्राइम मिनिस्टर के नए एडवाइज़र, प्रधानमंत्री के नए सलाहकार। नेक्स्ट, डॉक्टर मनोज सोनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC के नए चेयरमैन, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन। ठीक है, कैसे लगे करंट, जोरदार करंट है। इसकी PDF आपको दे रहा हूँ मैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखिए, जम के लाइक करिए और दोस्तों तक भेजिए जो आपके दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब 12 जून तक ज़बरदस्त तरीके से आपको करंट अफेयर ऐसे ही मिलते रहेंगे, इसके साथ साथ GS क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तैयार रहिएगा। और
कोशिश करिएगा जो चीज़ें नहीं आती उसे लिख लेने की, ठीक है। कोई भी करंट आपका छूटेगा नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।